जी स्टूडेंट्स, तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के जो सेक्शन डी में मौजूद है पेज नंबर 18 पर उसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस मौजूद हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो बुक पे मौजूद नहीं है। इसको मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है आपसे। कहता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपको अब दो काम करना है। नंबर 1, आपको ड्राइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी आपको दिखाना है कि किस तरीके से केसी जो है इसका सॉल्व होगा, किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। सेकंड जो चीज़ ये आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि ये जो यूनिट होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको लेक्चर में एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना होता है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि ये बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन को इस तरीके से हम ब्रैकेट में रखते हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, बुक में इसका फॉर्मूला भी मेंशन है, ये है N2O4, क्योंकि ये एक किस्म का रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसने मेंशन किया हुआ है आपको कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब आप इसमें एरो बनाएंगे और ये डिकम्पोज होने के बाद क्या चीज़ बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको क्योंकि इक्वेशन कहा गया है कि बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। अब आप इसके लिए केसी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका केसी। केसी किसके बराबर है, आपका प्रोडक्ट क्या है 2NO2। तो अब आपको पता चल चुका है, पिछली क्लासेस आपने ली होंगी यकीनन, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब कंसंट्रेशन के साथ कोई कोएफिशिएंट लगा होता है तो उसको पावर की शक्ल में ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 जो है वो मैंने यहाँ रखा है और जो इसका कोएफिशिएंट है इसको मैंने पावर की शक्ल में कंसंट्रेशन के बिल्कुल ऊपर लगा दिया है, डिवाइडेड बाय नीचे हमें क्या चीज़ रखनी है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो अब हम इसको एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो ये एज इट इज़ कंसंट्रेशन के साथ इस ब्रैकेट में आ जाता है। अच्छा, अब जो दूसरी बात इसने आपसे पूछी है ये तो हो गया केसी किस तरीके से निकालना है, यानी कि क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है ये आपने सॉल्व कर लिया कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किस तरीके से निकालेंगे, ये है वो तरीका। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। सेकंड जो इसने बात पूछी, इसने कहा है कि यूनिट बता दीजिए केसी का, तो अब यूनिट कैसे निकालेंगे ये भी साथ साथ सीख लीजिए। देखिए, हर कंसंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, वो आमतौर पर होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और यही प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि NO2 जो इसकी कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब है, पर क्योंकि NO2 के ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है, स्क्वायरिंग। इसका मतलब कि इसकी जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर भी क्या चीज़ लग जाएगी, स्क्वायर। फर्स्ट कह लीजिए यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर भी 3 पावर लग जाती, यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी डेफिनेटली पावर 4 लग जाती। तो इसका मतलब कि जो भी कोएफिशिएंट हमने ऊपर रखा है वही इसकी जो यूनिट है इसके साथ भी ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन के साथ कोई भी ऊपर स्क्वायरिंग या कोई भी पावर मौजूद नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन जस्ट इस तरीके से लिखी जाएगी मोल पर DM क्यूब, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाती हैं, तो इसके स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास केसी का जो यूनिट बचेगा वो सिर्फ एक यूनिट बचेगा जो बनेगा मोल पर DM क्यूब। ठीक है, अच्छा, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आपकी बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि मोल पर DM क्यूब, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके कार बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों बातें पता चल गई। नंबर 1, आपने केसी फाइंड आउट कर लिया, केसी ये रहा NO2 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। नंबर 2, इसने आपसे यूनिट पूछा था, यूनिट आपका ये रहा, ये क्या है, मोल पर DM। तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान सा था, इसको आपने आसानी से कर लिया, इसमें कोई भी वैल्यूज़ ऐसी नहीं जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो। लेकिन जो अपना दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जी, तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है एंड क्लोरीन है। ये 3 चीज़ें इक्विलिब्रियम में 500 केल्विन जो है वो टेम्परेचर आपका है, क्लोज कंटेनर है। इसमें लाइन्स इनकी कुछ कंसंट्रेशन है जो मेंशन है। सबसे पहले PCl5 की दी हुई है 0.8 एक्सपोनेंट -3, PCl3 की दी हुई है 1.2 एक्सपोनेंट -3
और क्लोरीन की भी दी हुई है 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब। अभी आपसे कहता है कि इसकी आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करके देनी है, केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरी जो चीज़ आपको देनी है वो उसका यूनिट है। इस वाले न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। सबसे पहले PCl5 क्योंकि मेंशन है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, PCl5 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये देखिए ये क्या बना रहा है, PCl3 और साथ में बना रहा है क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, अब लाइन से आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी कंसंट्रेशन जो है वो नीचे एज इट इज़ लिख देनी है। PCl5 की यहाँ पर मेंशन है। मैं यहाँ पे यूनिट्स नहीं मेंशन करी इस वक्त क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वैल्यूज़ मेंशन करी हूँ। बाद में आपको बता दूंगी कि यूनिट क्या बचती है काटने के बाद। जी, इसकी जो कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3, और इसी तरीके से क्लोरीन की भी जो कंसंट्रेशन है वो है 1.2 एक्सपोनेंट -3। तो KCl को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, और उसके बाद आप लिखते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो दो है, एक है PCl3 और एक है क्लोरीन। तो हमें दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखनी होगी। तो प्रोडक्ट कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि प्रोडक्ट है आपके पास PCl3, दूसरी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्लोरीन है। क्योंकि इनके साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो कंसंट्रेशंस डायरेक्ट लिखी जाएंगी। अब आप रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ PCl5 है। इसके साथ भी क्योंकि मेंशन नहीं है कोएफिशिएंट तो आप डायरेक्ट लिखोगे। अब आपने इसकी वैल्यूज़ लगा देनी है, ठीक है। लाइन से देखकर बहुत ध्यान से लगाइएगा। 1.2 एक्सपोनेंट -3, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, क्लोरीन की भी सेम है। इस तरीके से आपने इसको मेंशन करना है। तमाम वैल्यूज़ देखकर ध्यान से लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको समझ लीजिए। ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक साथ कर लीजिए, ठीक है। और पावर्स जो हैं, अब मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ कि पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो एक्चुअल में पावर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पावर है -3, इसमें अगर आप ऐड करेंगे -3 तो ये दोनों कंबाइन होने के बाद क्या हो जाएगी, -6, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो काम आपने करना है वो क्या करना है, नीचे की वैल्यू एज इट इज़ लिख दीजिए, 0.8 × 10⁻⁻3। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2। अच्छा, सादा कैलकुलेटर मैं इससे यूज़ कर रही हूँ कि एग्ज़ाम में भी आपको साइंटिफिक क्योंकि अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। इन दोनों फिगर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास जो KC है वो क्या आ रहा है, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8। इस वक्त मैंने पावर को एज इट इज़ लिख दिया, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है सादा कैलकुलेटर में ये सॉल्व होता भी नहीं थी आसानी से। 1.44 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ 0.8 से। ये सॉल्व होने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1.8। अब गौर से देखिएगा मैं पावर्स के साथ क्या करती हूँ, नीचे -3 है, ये क्योंकि ऊपर -6 है नीचे -3 है, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी, आपको पता है कि डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो -6 में जब आप 3 जो है इसको माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, -3 ही बचता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके यूनिट निकालने। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा KC जो है क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंट -3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको मालूम करना है कि इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है। तो देखिए, मोल पर DM³ मल्टीप्लाई बाय मोल पर DM³, यानी मेरे पास यहाँ पर मोल पर DM³ कितनी बार है, 2 बार है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्योंकि सिर्फ एक रिएक्टेंट है एक बार लिख लीजिए। अब आपने करना क्या है, इसके स्क्वायर से इसको कैंसिल कर लीजिए, सिर्फ 1 मोल पर DM³ बचा। सादा लफ्ज़ों में चाहूँ तो इस तरह भी सिखा दूँ कि देखिए ये भी मोल पर DM³ है, ये भी मोल पर DM³ है, ये भी मोल पर DM³ है। 1 मोल पर DM³ से 1 मोल पर DM³ कट जाएगा, सिर्फ एक आपके पास बाकी बचेगा, ये एक बाकी बच रहा है, ठीक है। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये आपसे क्या कह रहा है कि KC जो है ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है।
आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। आप एक मरतबा घर पे भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये और क्लियर हो जाए आपको। अब मैं आज की न्यूमेरिकल जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ मूव करती हूँ। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए इसने आपसे क्वेश्चन किया क्या। ये कहता है कि एक रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ये 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, यानी ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट है, 1 रिएक्टेंट है, ठीक है, आसान लफ्जों में। अब इसकी केसी की वैल्यू इसने ऑलरेडी आपको दी है कि 1 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब है। ये आपसे कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसने पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, बस आपको बताया कि गिवन टेम्परेचर है। इसमें जो मोलर कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की 2 एक्सपोनेंट -5, हाइड्रोजन की है 1 एक्सपोनेंट -5 और आयोडीन की है 1 एक्सपोनेंट -5। ये आपसे कहता है कि आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना है। यानी देखें केसी भी आपको पता है, आपको इनकी एट अ गिवन टेम्परेचर जो है कंसनट्रेशंस भी बताएं, लेकिन आपको बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है वो आप ये कर लीजिए कि आपको इसमें निकालना है एक चीज़ जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में निकालने के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन आपको बताया था कि ये होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप कोई कांस्टेंट निकाल रहे होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को यूज़ करके, तो वो क्या कहलाता है, क्यूसी यानी रिएक्शन कोशेंट। हम सबसे पहले यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे केसी से, और उसके बाद आपको बताएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल वैसे ही कि क्यूसी जो है यहाँ पर किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो अब अगर हम ऊपर गिवन जो इक्वेशन है इसमें देखेंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, तो हम एज इट इज़ इसको उतार लेते हैं, ठीक है। क्यूसी में कौन सी 2 प्रोडक्ट है मेरे पास, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है आयोडीन, ये दोनों मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो मेरे पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट ये और इसके साथ कोएफिशिएंट भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले तो लिखूँगी हाइड्रोजन आयोडाइड और उसके बाद जो उसका कोएफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा इस तरह स्क्वायर की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, अब मैं लाइन से क्या करूँगी, इनकी वैल्यूज़ जो है उसको लिख दूँगी। तो इसकी वैल्यूज़ देख लीजिए आप, हम बहुत ध्यान से उतारेंगे। हाइड्रोजन की है 1 एक्सपोनेंट -5, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आयोडीन की है, वो भी यही है 1 × 10⁻⁻5, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की है, वो 2 × 10⁻⁻5 है, लेकिन इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीका 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और पावर्स जो है उसको ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 ही आएगा। 10⁻⁻5 में -5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सबसे आसान काम कीजिए, 10⁻10 से 10⁻10 को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे ये काम आसान हो जाता है। 1 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, आसान सी कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर भी आप बता सकते हो कि इसका जो आंसर है वो आ रहा है 0.25, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट नहीं होगी, क्यों यूनिट नहीं होगी, वैसे तो पूछा नहीं इससे यूनिट, लेकिन आपको बता दूँ ये मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, यानी ये मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 2 हो गए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो होगा क्या, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लीजिएगा, इससे आपको केसी पहले से दिया हुआ है। केसी है आपके पास यहाँ पर 1 × 10⁻⁻4, यानी अगर इसको आप दूसरी नोटेशन में लिखेंगे तो ये तकरीबन किस तरीके से होगा, 0.0001। अब ज़रा कंपेयर कीजिए आप, ठीक है। ये है आपका क्यूसी, ये कितना है 0.25, और ये है आपका केसी, यानी ये है आपका रिएक्शन कोशेंट, ये 0.25 आ रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 × 10⁻⁻4। अब ध्यान लगाकर बताएं आप कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्यूसी की है, यानी क्यूसी इज़ ग्रेटर देन केसी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि जब क्यूसी जो है वो बड़ा होगा केसी से, यानी रिएक्शन कोशेंट बड़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो ऐसी सूरत हाल में रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जाता है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो प्रोडक्ट है
वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और ये जो प्रोडक्ट है ये डिकम्पोज होकर सीधा सीधा क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रिएक्शन क्या हो गया है, बैकवर्ड हो गया या रिवर्स हो गया है। तो प्रोडक्ट डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रेडिक्ट कर दिया देख कर ही इक्वेशंस को और उसकी वैल्यूज़ को। या हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिएक्शन क्वोशंट निकाला, उसको फिर हमने केसी से कंपेयर किया और हमने देख लिया कि अगर केसी जो है वो छोटा है और रिएक्शन क्वोशंट जो है वो बड़ा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट को मैक्सिमम फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से ये तीनों न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिया। आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स मौजूद है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो सॉल्व है तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसकी भी एक वीडियो बना लूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ और जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग्स रह गई हैं उसके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।